तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं एक और शानदार धमाकेदार क्लास। हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में मैं आपको करवा रहा था कारक चिन्ह। कारक आपने पहले भी पढ़े हैं, ये मुझे पता है, आपको भी पता है। कर्ता ने कर्म को करण से सबने रट दिए। बट फिलहाल अभी सिनेरियो ये है कि ये सारी चीजें आती है तो बड़ा आसान बन जाता है, और मुश्किल क्वेश्चन बनता है तो अपवाद पूछ लिया जाता है। और आप कर्ता ने कर्म को करण से याद करके गए हो और वहां पे अपवाद पूछ लिया है, तो अभी 10:05 हो रहा है। इसमें कौन सा कारक चिन्ह बताओ? अब जिसने कर्ता ने कर्म को करण से याद किया होगा वो तो नॉर्मल ढूंढता ही रह जाएगा कौन सा कारक चिन्ह। तो इसलिए हमें इसमें कुछ अपवाद भी पढ़ने हैं। और शुरू करते हैं आज की क्लास, ज्यादा बात ना करते हुए। अच्छा, आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लास्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाया था वो क्या चीजें पढ़ाया था, उसका थोड़ा सा रिवाइज मैं करवा देता हूँ। और अगर हम उसका रिवाइज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी, ठीक है? तो लास्ट टाइम पे मैं आपको ये करवाया था, कारक बता दिया था दो प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट कारक। ठीक है। लास्ट टाइम पे मैं आपको ये कारक चिन्ह जो थे उनके अर्थ के साथ उनके चिन्ह भी याद करवा चुका था, लिखा चुका था। और इतनी सी बात आप सब लोगों को पता होगी। कारक चिन्हों के बारे में हमने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़े और आज हम कारक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला कारक होगा कर्ता। कर्ता कारक। बाकी प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, जो आज पहली बार क्लास देख रहा है वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताई। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, अन्य। मैं आपको यहाँ पे परिभाषा भी नहीं लिखाऊंगा। कोई बोलेगा परिभाषा क्यों नहीं लिखाओगे, आपको लिखाना पड़ेगा। तो यार मेरी पहली वाली क्लास देख लो, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखाई है। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, तो परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। कर्ता का कारक होता है अन्य। इसका जो उदाहरण होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा, कैसे एग्जाम्पल आएंगे? ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगा अर्जुन ने खाना खाया। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है बताओ, कैमरे के बाहर जो बैठा हुआ है, हैं? बताओ क्या नाम है आपका? विकास। विकास ने नोट्स बनाए, पानी पिया लिख दे। पानी पिया। हम बोलेंगे रोहित शर्मा ने शतक बनाया। सेंचुरी बनाई, क्रिकेट खेल रहा है ना आजकल, तो शतक। तो भाई आपके दिमाग में ये डाउट है कि ये तो क्या ही बता रहा है भाई, ये तो मुझे पहले से भी पता था कि कर्ता ने चिन्ह होता है, और मैं आराम से पहचान दूंगा कि इसमें कर्ता कारक है। कर्ता ने, हम विकास ने, रोहित शर्मा ने, तुम्हें बता दूंगा। ये तो हमें पहले से भी पता है। ऐसी चीजें कुछ सिखाओ जो हमें पता नहीं होगी, तो मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा। बट आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। ये चीजें बेसिक सी पता है, बट इन सारे स्टेटमेंट में मैंने कर्ता कारक जो बताया, एक चीज आपको देखने के लिए मिली होगी और नहीं मिली होगी। तो जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वो क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है कि कर्ता कारक का प्रयोग कर्ता कारक का प्रयोग ओनली भूतकाल में होता है। अब बताओ, ये पता था तुम्हें? सच बताओ, ये बात आपको पता थी या नहीं थी? जस्ट टेल मी। क्वेश्चन आएगा कि कर्ता काल का प्रयोग, कर्ता का या कर्ता कारक का प्रयोग होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आपको जिसमें करना है वो काल ऑप्शन बताएंगे। तो इसका प्रयोग ओनली ऑन भूतकाल में होता है। देखो, अर्जुन ने खाना खाया, खा चुका है अर्जुन खाना, ये भी भूतकाल की क्रिया है। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, बना चुका है। विकास ने पानी पिया, पी चुका है। शालिनी ने नोट्स बनाए, बना चुकी है। तो कर्ता कारक या कर्ता का जो कारक है, चिन्ह है ने, इसका प्रयोग ओनली ऑन कब हो रहा है? भूतकाल में। तो यहां से दूसरा वन लाइनर फैक्ट क्या निकल के आता हमारा, जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान काल व भविष्य काल, वर्तमान काल व भविष्य काल में कर्ता कारक प्रयोग होता है। यस और नो बताओ। बताओ यस और नो, कर्ता कारक बोलो। यस और नो, तो आप क्या बोलोगे? कर्ता कारक का यूज नहीं होता। यही चीजें हैं
जो हमें पढ़नी है, जो हमें सीखनी है, जो आपको पता नहीं है। बस आप अगर कुछ भी चैनल से सीखते हो तो आपको चैनल शेयर करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो क्लास शेयर करनी पड़ेगी अपने दोस्तों से, ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम में, whatever जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। इतनी मदद आपको भी करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि कर्ता कारक का प्रयोग ओनली भूतकाल में होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक का जो नए चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट अगर मैं बताऊं, तो मैं आपको क्रिया पढ़ाया था, यस और नो पढ़ाया था। इसमें मैं दो क्रियाएं आपको पढ़ाया था, एक होती थी सकर्मक क्रिया और एक होती थी अकर्मक क्रिया। यस और नो बताओ। आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें आपने पढ़ाई। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं। तो सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे, अर्जुन ने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया। अर्जुन ने पानी पिया, क्या पिया, पानी पिया। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, क्या बनाया, शतक बनाया। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, सकर्मक क्रिया। ये सारी क्रियाएं क्या है, सकर्मक। तो कर्ता कारक का प्रयोग, कर्ता कारक का प्रयोग, कर्ता कारक का प्रयोग ओनली सकर्मक क्रिया में होता है, कर्ता कारक का प्रयोग अकर्मक क्रिया में नहीं। देखो आपको मिली एक्स्ट्रा चीज है कि नहीं मिली, मिलेगी, जरूर मिलेगी, गारंटेड है। ये बातें कम ही बच्चों को पता रहती है। हम कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए इसको रट के चले जाते हैं, बट इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको तैयारी या एग्जाम निकालना है, क्या चीजें सिखाई मैंने आपको, कर्ता ने चिन्ह हमको पता है, स्टेटमेंट नहीं आ रहे पेपर में पूछने के लिए आपके लिए, अगर आएगा भी तो आप इजीली बता दोगे ने है तो करता है। अगर पेपर में ऐसा आएगा कि कर्ता कारक का प्रयोग कौन से काल में होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, आप क्या बोलोगे, भूतकाल में ही कर्ता कारक का प्रयोग। दूसरा फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है क्या वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक का प्रयोग होता है, आप बोलोगे नहीं, वर्तमान और भविष्य में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। अगली बात आप ये बता सकते हो क्रिया, कि क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, जो कि मैं आपको रिसेंट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कर्ता कारक का प्रयोग ओनली ऑन सकर्मक क्रिया में होता है, अकर्मक क्रिया में भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। सर ये बात तो समझ में आ गई और मजा भी आ रहा है। मजा भी आ रहा है तो आपको क्लास को शेयर भी करना है, बात को ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से क्लासेस को अपलोड भी कर चुका हूँ। तो अब आप लोगों की बारी है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ तो आप भी निभाएं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है ये हम सब लोगों को पता है, अगर किसी को पता नहीं है वैसे तो होना चाहिए, बट कोई नया नया बच्चा होता है तो भाई आपको ये याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में। परिभाषा मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अर्थ परिभाषा पहले दिन ही लिख दी थी। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को कर्म कहा जाता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को कर्म कहा जाता है। और कर्म का जो साइन होता है वो क्या होता है साहब, तो वो होता है को। तो कर्ता ने कर्म को, ये बात हम लोगों को पहले से पता थी, कर्म का ये होता है को। ये बातें भी मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि एक ही कारक में या एक ही सेंटेंस में दो दो कारक चिन्ह हो सकते हैं, तीन तीन कारक चिन्ह हो सकते हैं। और मेरी लास्ट कारक चिन्ह वाली क्लास देखोगे इससे पहले वाली, तो मैंने वहां पे प्रूफ भी किया है कि एक ही स्टेटमेंट में तीन तीन कारक चिन्ह हो सकते हैं, पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम एट। हम देखते हैं कर्म कारक का उदाहरण क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा राम ने रावण को मारा, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट देगा, बीच में आपके पास वो अंडरलाइन करके दे देगा, तो को कर्म कारक है, बोलेगा कौन सा कारक है, आप बोलोगे इसमें कर्म कारक। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा रीना ने सीमा को पीटा। तो रीना ने सीमा को पीटा, तो ध्यान रखो यहाँ पे भी आ गया को, ठीक है। किसको पीटा, सीमा को पीटा, तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें आपको इजिली समझ में आ भी रही होगी। तो कर्म कारक अगर आपसे पूछा जाएगा कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। और को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इन वाक्यों में कर्म कारक। इन वाक्यों में कर्ता कारक भी हो सकता है अगर अंडरलाइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को तो मैं कर्म कारक एग्जाम्पल लिख रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल सकता है क्या सर यहाँ पे, या कुछ डाटा है जो एक्स्ट्रा आप बताना चाहते हो, तो मैं देखूंगा। मैं बोलूंगा नीलम ने मैगी खाई। तो यहाँ पे
इस वाक्य को ऐसा बोला जा सकता था, नीलम ने मैगी को खाया, ऐसा बोला जा सकता था, बट इसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो कर्ता कारक है ना, सॉरी कर्म कारक है ना कोचिन, क्योंकि जो कर्म कारक है ना कोचिन, उसका प्रयोग ओनली ऑन सजीवों के साथ होता है, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग नहीं होता, निर्जीव के साथ इसके प्रयोग नहीं होता। मैं बोलूंगा, अर्जुन ने भाषण दिया, ऐसा बोला जा सकता है, बट इसको ऐसा भी बोल सकते थे, अर्जुन ने भाषण को दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषण जो कर्म है, कर्म क्या है इसमें, भाषण है, यहाँ पे कर्म क्या है, मैगी खाया, क्या खाया, मैगी खाई, दिया क्या दिया, भाषण दिया, तो यहाँ पे कर्म शब्द के साथ को का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे भी कर्म के साथ को का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्म था वो निर्जीव था, वो कर्म था वो निर्जीव था, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर कर्म निर्जीव होगा, अगर कर्म निर्जीव होगा और अगर कर्म सजीव होगा, अगर कर्म सजीव होगा, अगर कर्म निर्जीव होगा तो को का प्रयोग नहीं होगा, और अगर कर्म सजीव होगा तो को का प्रयोग डेफिनेटली होगा। नहीं आई ना बात समझ में, पक्का सच बता, नहीं आई ना, क्यों आएगी बात समझ, पहली बार जो पढ़ रहे हो, इससे पहले तो कर्ता ने कर्म को पढ़ा था, इससे ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था। मेरे दोस्त, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, कर्म कौन है, तो कर्म कौन था, रावण था, किसको मारा, रावण को मारा, कर्म कौन है, रावण, रावण निजीव है कि सजीव है, सजीव है, तो इसका साथ को यूज होगी। रीना ने सीमा को पीटा, किसको पीटा, सीमा को पीटा, कर्म क्या हो गया, सीमा हो गया, कर्म सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है, तो इट मीन्स को का यूज होगा, क्योंकि को का यूज किस में होता है, ओनली ऑन सजीव में होगा। अगर आपका कर्म सजीव है तो आप को का यूज करोगे, आपका कर्म निर्जीव है तो आप को का यूज नहीं करो। यहां पे था नीलम ने मैगी खाई, क्या खाई, क्या खाई, मैगी खाई, ठीक है, मैगी निर्जीव है कि सजीव है, निर्जीव है, और निर्जीव है इसलिए मैंने यहाँ पे को का यूज नहीं किया, अदरवाइज ऐसा लिखना पड़ता है नीलम ने मैगी को खाया, वो गलत है वाक्यवर्तनी की दृष्टि से भी, ठीक है। अर्जुन ने भाषण को दिया, बोल के समझ तो जाओगे, बट को का यूज यहाँ पे नेसेसरी किया हुआ है, करना नहीं है, क्योंकि भाषण जो है वो कर्म है, और ये भाषण क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ को का यूज नहीं करते। अर्जुन ने भाषण दिया, जस्ट इतना ही कंफर्म है, कंप्लीट है। देखो कुछ चीज मिली आपको, कर्म कारक का प्रयोग सजीवों के साथ होता है, कर्म कारक को चिन्ह का प्रयोग निर्जीवों के साथ होता है, कर्म कारक का प्रयोग दोनों के साथ हो सकता है, या कर्म कारक को का चिन्ह इनमें से किसी के साथ नहीं होगा। अच्छे खासे तैयारी वाले बच्चे को पूछ लोगे आप तो परेशान हो जाएगा कि क्या कहना चाहते, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को, दैट्स इट। अभी मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पक्का, ठीक है। ये हमने कर्म कारक पढ़ा, कर्म कारक जब भी हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया है, कर्ता ने कर्म को सब लोगों को याद है, अब मैं वो आपको याद बता भी नहीं रहा हूं कुछ नहीं, बट आपको उन कारक चिन्हों में क्या याद करना है, अपवाद, कई ऐसे हैं जो अपवाद होते हैं जो नियम कानूनों को फॉलो ही नहीं करते, अपवाद आपको पता होने चाहिए कि अपवाद क्या है, तो क्या कर्म कभी कोई अपवाद होता है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट बात है। अपवाद किसे बोलेंगे, जो रूल को फॉलो ही नहीं करता, और आपने रूल याद किए, कर्ता ने कर्म को करण से, वो रूल ही फॉलो नहीं करता तभी तो वो अपवाद है, वो रूल ही फॉलो नहीं करता तभी तो वो अपवाद है, आपको बताना पड़ेगा साहब कि कौन सा वाला है अपवाद, गॉट इट। तो इसके अपवाद होते हैं दोनों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है, कुछ भी लिख लो, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, ऐसे किसी वाक्य में अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आप उसमें डेफिनेटली कौन सा कारक बोलोगे, तो आप बोलोगे इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें होगा कर्म कारक, चाहे अब आपको वहां पे को शब्द दिखे चाहे नहीं दिखे, ये अपवाद सूचक है, क्योंकि रूल फॉलो नहीं करते, उसी को अपवाद कहा जाता है, गॉट इट। जैसे मैं बोलूंगा मेरे घर के दोनों तरफ नदी है, कौन सा कारक है, बताओ कौन सा कारक है,
कर्म कारक। मेरे विद्यालय के चारों तरफ बगीचा है, कौन सा कारक है? कर्म कारक। मेरी लाइब्रेरी की सीट में दोनों तरफ लड़की बैठी है, कौन सा कारक है? चाहे दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आए, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। बाकी कर्म कारक के रूल रेगुलेशन मैंने बता रखे। नॉर्मल चिन्ह को होता है, सजीवों के साथ को का यूज करेंगे और निर्जीवों के साथ को का यूज नहीं। बिना को का भी अपवाद सूचक शब्दों में कर्म कारक हो सकता है, बशर्ते स्टेटमेंट में दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ ऐसे शब्दों का यूज किया हो। एनी डाउट? बताओ। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से, अगला है करण कारक। करण, अगर भाई पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों को जरूर सेंड करो क्लास, वो भी तो पढ़ लेगा। तुम पढ़ोगे क्या? कैसे दोस्त हो तुम, बताओ। करण से, यहाँ पे जो भी से का यूज होगा वो होगा साधन के रूप में। किसके रूप में? साधन के रूप। कर्ता ने कर्म को करण से, और से कैसे? साधन के रूप में। साधन के रूप में बोले तो मीडियम के रूप में। जो से का यूज होगा वो एक माध्यम के रूप में यूज होगा, है ना। जैसे मैं उससे फोन से बात करता हूँ, तो मीडियम क्या है बात करने का? फोन। मैं उससे मिलने बाइक से जाता हूँ, मीडियम क्या हो गया? बाइक से जाता हूँ। मैं चाकू से सेब काटता हूँ, मीडियम क्या हो गया? चाकू से। मैं पेन से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? पेन से, तो मीडियम क्या हो गया? तो जहां पे आपको ऐसा माध्यम दिखे, काम करने का मीडियम दिखे, तो वहां पे से का यूज होगा। और से का यूज दो दो तीन तीन बार अलग अलग हो सकता है, बट हमको कौन सा वाला से सेलेक्ट करना है? जो मीडियम के रूप में, साधन के रूप में यूज हो, से होना चाहिए। अब वो से किस सेंस में होना चाहिए? साधन के रूप में, माध्यम के रूप में, एज अ मीडियम उस से का क्या होना चाहिए? इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है इस बात तक? इस बात तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। चलिए इसके कुछ उदाहरणों पे हम बात करते हैं कि साहब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं जो हमको पढ़ने चाहिए। तो हम इसके उदाहरण लिखते हैं। पहला उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। अर्जुन पेन से लिखता है, ठीक है। नीलम ने रस्सी से थैले को बांधा, ठीक है, थैला बांधा लिख दो, ठीक है। राहुल ने चाकू से सेब काटा। ओके, तो बताओ, यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है से से करण कारक हो जाएगा, क्योंकि ये से जो यूज हो रखा है पेन, पेन के लिए हो रखा है, पेन से, ये रस्सी से, ये चाकू से। क्रिया क्या है? काटने का। किससे काटा? चाकू से, तो ये एक माध्यम बना, ये एक साधन बना। बांधा, किससे बांधा? रस्सी से बांधा, तो ये एक साधन बना, ये एक माध्यम बना, ये एक मीडियम बना जिससे बांधा। लिखता है, किससे लिखा? पेन से लिखा, और ये एक माध्यम है जिससे लिखा। तो से का यूज होना चाहिए। से का यूज भी किस सेंस में होना चाहिए? साधन के रूप में होना चाहिए। से का यूज हो रहा है, साधन के रूप में हो रहा है, तो आप इजिली बोल सकते हो कि इसमें कर्म कारक है। और ये बातें आप सब लोगों को पहले से भी पता है। नुकसान उसका होगा कि जिसने कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा था, और उसने सोचा होगा कि ये तो मुझे आना है, ये वाली क्लास क्या ही अटेंड करनी, ये तो मुझे पहले से ही आता है। बट अगर उसने क्लास अटेंड कर ली होती तो उसका ये वाला टॉपिक बड़े मजबूत हो जाता और बड़े अच्छे से समझ में आता, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, नई नई चीजें। उसका फायदा जो नई नई बार पढ़ रहा है, पहली पहली बार पढ़ रहा है, और पहली बार में ऐसा डाटा अगर उसे मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएगा, और इजिली उसे चीजें समझ में भी आ रही होगी। ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि मुझे चीजें समझ में आ रही है। अब साहब ये तो हमें पता है कि करण कारक में से यूज होता है और साधन के रूप में होता है, कुछ आपने एग्जाम्पल भी बता दिए, हमें समझ में आ गया। क्या इतना ही कर्म कारक होता है? तो मैंने पहले भी बताया था, इतना ही कर्म कारक नहीं होता है। आपको हर कारक में क्या याद करना है? अपवाद याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? अपवाद।
वो चीज तो इजीली हो जाती है जो रूल को फॉलो करते हैं, और अपवाद कहते हैं किसे, जो रूलों को फॉलो ही नहीं कर रहे। इसके अपवाद क्या है? इसका पहला अपवाद है अंग भंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पहला जो अपवाद है अंग भंग है, करण कारक का। दूसरा अपवाद है के साथ, दूसरा अपवाद है इसका के साथ। और तीसरा अपवाद इसका आता है समय पूछना या बताना। तो किसी स्टेटमेंट में अंग भंग, अंग बोले तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, और भंग बोले तो टूटा हुआ। मैं बोलूंगा कि सोनम एक आंख से काणी है या एक आंख से अंधी है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? बताओ। लिख देना स्टेटमेंट, और एग्जाम्पल भी लिख देना। अंग भंग की बात हो रही है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि विनीत एक पैर से लंगड़ा है, ठीक है, तो उसका भी अंग भंग है, पार्ट्स ऑफ बॉडी टूटा फूटा है, फ्रैक्चर हो रखा है। तो इस कंडीशन में ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे जहां पे किसी के पार्ट्स ऑफ बॉडी को कम दिखाया जा रहा होगा, टूटा फूटा दिखाया जा रहा होगा, तो वहां पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा भाई? तो वहां पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? बताओ, क्या पढ़ रहे हैं आप? करण कारक हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को कोई समस्या है? इससे प्यार से मैं समझा भी नहीं सकता, इससे अच्छे से मैं समझा भी नहीं सकता, ना कोई समझाएगा। पूरे यूट्यूब में सर्च मार लेना, ऐसा कारक चिन्ह नहीं मिलेंगे आपको, पूरे यूट्यूब में गारंटी के साथ बता रहा हूं। इससे अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। के साथ, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं, क्या नाम है तुम्हारा, मैं सोहन के साथ बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मोहन के साथ लाइब्रेरी जाता हूँ, ठीक है। मैं अर्जुन के साथ पढ़ाई करता हूँ। तो के साथ वाला जो आएगा वर्ड, वो कहाँ पे आता है? करण कारक में आता है। कौन से कारण में आता है? करण कारक में। कर्ता ने कर्म को करण, करण कारक में। समय पूछ, अभी तुम किसी को समय पूछोगे कि कितना टाइम हो रहा है, क्या बज रहा है, आपकी घड़ी में क्या बजा हुआ है, ठीक है। या आप बताओगे कि 10 बजकर 5 मिनट का समय हो गया है ना, 20 बजकर 20 मिनट हो गए हैं, 10 बजकर 13 मिनट हो गए हैं। आप किसी को समय बता रहे हो, समय का ज्ञान दे रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। एक एक दो दो एग्जाम्पल मैंने जो ऑरली बताए हैं आपको, आप उनको नोट भी करते रहे, ऐसा नहीं कि आपने भी सुने और आप भूल। अपवाद ही पेपर में आएगा। अगर ये से वाला टॉपिक या ऐसा स्टेटमेंट पेपर में आएगा तो सब कर देंगे। जैसे आता भी है बार बार, बीपीडीओ के पेपर में भी आता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अच्छा, वो तो अपादान का पूछा गया था, वहां पे भी से पूछा गया था ना, बस से अपादान में भी आता है जहाँ पे अलगाव के रूप में आता है। हिमालय से गंगा निकल, वो बीपीडीओ के पेपर। तो इजी आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, वो कोई भी कर देगा, बट ये अपवाद वाला आएगा तो हर कोई नहीं कर पाएगा, और आपको अपवाद याद करने हैं, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीन चार तो पढ़ ही सकते। कर्ता ने कर्म को करण से। अब आएगा संप्रदान। संप्रदान, इसका चिन्ह होता है को, और एक होता है के लिए। इसके चिन्ह क्या होते हैं? संप्रदान को के लिए। अगला कारक चिन्ह है आपके पास संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो हम इस को के लिए को याद करते हैं कि संप्रदान को के लिए कैसा यूज होता है, ठीक है। इसको याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ बताने की प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा मैं बोलूंगा, नीलम ने रोहित को कलम दिया, या रोहित को कलम दी, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा सकता है अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी। देने के सेंस में यूज हो रही है चीजें। तो यहाँ पे एक चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे भी एक चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान को, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ये बात है, आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल और क्या बता सकते हैं, मैं इसका याद भी नहीं आ रहा है। पिताजी पुत्र के लिए मोबाइल लाए, और उस दिन से बिगड़ गया लड़का। मोबाइल लाए, तो इसमें भी आ रहा है एक चिन्ह के लिए,
तो के लिए भी कौन से कारक को डिनोट करता है? संप्रदान कारक को डिनोट, चाहे वो को आए चाहे वो के लिए आए। जब किसी एक वाक्य में दो दो कारक चिन्हों का प्रयोग आपको दिखेगा तो एग्जामिनर हाईलाइट करके देगा या अंडरलाइन करके देगा, प्रॉब्लम नहीं करनी कि साहब यहाँ पे तो ने भी यूज हो रहा है, को भी यूज हो रहा है, अंडरलाइन को क्या है, तो मैं इस को का पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये संप्रदान को के लिए यूज होता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे आपको के लिए की जगह या के लिए के साथ साथ एक ऐसा भी दिखेगा के वास्ते या के खातिर, है ना, तो ये वही बात हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं अर्जुन अपने दोस्तों के वास्ते पढ़ा रहा है, दोस्तों के वास्ते पढ़ा रहा, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों के वास्ते तो लिखा ही नहीं, अपने दोस्तों के वास्ते, ये अपने दोस्तों के लिए पढ़ा रहा हूँ। चाहे के वास्ते आए, चाहे के लिए आए, चाहे को आए, ये सारी चीजें किसको डिनोट करेगी? संप्रदान कारक को डिनोट करेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, मोर देन इनफ है। मैं हमेशा से पहले से भी बताया हूँ कि जब भी आप हिंदी ग्रामर पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ो, वटेवर, बट आपको एग्जाम्पल स्वयं से लिखने हैं। जितने आप एग्जाम्पल स्वयं से लिखोगे उतना दिमाग काम करेगा, उतना आपका ही फायदा होगा। अब हमने ये बोला था कि साहब ये सारी चीजें तो हो गई, बट आपको हर एक में एक चीज याद करना है, वो करना है अपवाद। कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी चीजें हर कोई भी याद कर सकता है, बट अपवाद हर किसी बच्चे को नहीं पता होगा, और आपको अपवाद ही याद करने हैं। इसमें क्या अपवाद आता है? जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है, जब कोई चीज, जब कोई वस्तु सदा हेतु दे दी जाती है, सदा हेतु दे दी जाती है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? तो वहां पे भी संप्रदान कारक होता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वेश्चन इतना ही आ जाएगा, जब कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है तो कौन सा कारक होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साहब संप्रदान कारक होता है। नहीं आई बात समझ में? जैसा मैं बोलूंगा, राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी, राजा ने ब्राह्मण को गाय दान, तो राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी, तो मुझे ये बताओ, क्या ये गाय राजा वापिस मांग सकता है? कमी चांस है कि राजा गाय को वापिस मांगेगा ना। राजा ने दे दी, राजा किस बात का जो उधार वापिस मांग दे कि मैं गौड़ वापिस कर। ठीक है ना? तो राजा को गाय दान दी, तो मतलब ये चीजें हमने क्या दे दी है? सदा के लिए दे दी है। और जब कोई वस्तु सदा के लिए, जब कोई चीजें परमानेंट दे दी जाए, उसको लिए क्या बोला जाता है? संप्रदान कारक। जैसे तुमने भी उसको अपना दिल सदा के लिए दिया था, है ना, बट उसने तुम्हारे दिल में कुछ समय रही, कुछ साल रही, उसके बाद तुम्हारे दिल को अकेले छोड़ के चले गए। तो तुमने तो सदा के लिए दी थी, तुमने कौन सा कारक किया था? संप्रदान कारक। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई चीज सदा के लिए ना दी जाए, कोई चीज सदा हेतु, अभी आगे सिखाऊंगा, न दी जाए, कोई वस्तु अगर सदा के लिए न दी जाए तो कौन सा कारक होगा, है ना? तो जब कोई वस्तु सदा के लिए नहीं जाए तो यहाँ पे होता है संबंध कारक। कौन सा कारक होता है साहब? संबंध कारक। वैसे ये बात है मैं तुम्हें संबंध में भी बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई चीज हमने परमानेंट दे दी तो क्या होता है? संप्रदान कारक। और कोई चीज हमने टेम्परेरी दे रखी है तो वो कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। तो तुमने तो अपना दिल हमेशा के लिए दिया था, तो वो संबंध कारक था। उसने तुम्हारे दिल का इस्तेमाल करके कुछ समय बाद वापिस लौटा दिया, तो उसने परमानेंट नहीं लिया था। वो कौन सा कारक निभा रही थी? संबंध कारक। रिलेशन का मतलब ही संबंध होता है, तो उसने तो भाई संबंध कारक समझा था, तुमने संप्रदान कारक समझ लिया, इसमें तुम्हारी गलती। इसका एग्जाम्पल बता दो। चलो, दो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे, दो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आप यहाँ पे आप उसी से समझ जाओगे क्योंकि आप समझदार हो, है ना। अर्जुन ने मोची को जूते दिए, अर्जुन ने भिखारी को कपड़े दिए। फेवरेट है एग्जामिनर के। अर्जुन ने, तुम अर्जुन मत लिखना रे, हाँ तुम अपना अपना नाम लिखना।
ठीक है, दर्जी को कपड़े दिए, बहुत इतने। अब तुम्हें इतनी बात तो क्लियर है कि जब कोई चीज परमानेंट दे दी जाती है तो संप्रदान कारक, और कोई चीज टेम्परेरी दी जाती है जब वापिस मांगनी होती है तो संबंध कारक। यानी इतनी बातें, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, इतने प्यार से बता रहा हूं आपको, है ना। तो अर्जुन ने मोची को जूते दिए, तो आपने मुझे ये बताना कि ये मोची को जूते कैसे दिए होंगे, परमानेंट दिए होंगे या वापिस मांग दूंगा, परमानेंट दिए होंगे या वापिस मांग। आप बोलोगे वो तो अर्जुन की मर्जी है ना, कुछ भी कर सकता है ना। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि परमानेंट दे दिए कि टेम्परेरी दिए है। मगर नॉर्मल ये कॉमन सेंस है कि अगर हम मोची के पास जूता चप्पल लेके जाते हैं तो मोची के पास जूता चप्पल हम 99.9% बनाने के लिए लेके जाते हैं। जब बनाने के लिए लेके जाते तो फिर बना के वापिस ले लेते ना। तो हमने मोची को जूता दिया तो गारंटेड है सिलने के लिए ही दिया होगा, और कुछ समय बाद वापिस जूता ले लूंगा। तो मतलब मैंने उसको चीज कैसे दी है, टेम्परेली दी है। कैसे दी है, टेम्परेली दी है। और जब कोई चीज मैंने टेम्परेरी दी है तो इसका मतलब इसमें कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। परमानेंट नहीं दूंगा तो कौन सा कारक, संबंध। और सदा के लिए परमानेंट दे दूंगा तो कौन सा कारक, संप्रदान। क्लियर। अर्जुन ने भिखारी को कपड़े दिए, अर्जुन ने भिखारी को कपड़े दिए। अगर किसी भिखारी को मैंने कपड़े दिए, घर के आंगन पे वो मांगने आया था और उसको कपड़े दिए, तो चांस ये है कि अगर भिखारी को कोई कपड़ा, कोई टी शर्ट दे दूंगा तो वापिस नहीं मांगूंगा यार। तुम खुद सोचो, अगर आपने भिखारी को कभी कुछ दे दिया तो क्या उसे वापिस मांगा जा सकता है। वो अलग बात है, अपवाद वाली चीज है कि आप बोलोगे कि मैं तो वापिस मांग लूंगा, है ना। बट ऐसा नहीं है ना। भिखारी को कोई चीज दी जाती है तो वापिस नहीं मांगी जाती। और जब कोई चीज हम वापिस ही नहीं मांग रहे तो इसका मतलब परमानेंट दे दी। और जब कोई चीज हम परमानेंट दे देते हैं तो कौन सा कारक होता है, तो यहाँ पे तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। बताओ मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम है इसमें। देखो, अर्जुन ने दर्जी को कपड़े दिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में। अब मैंने दर्जी को कपड़े दिए, तुम खुद सोचो, लड़कियां ज्यादा कपड़े सिलाती ना, लड़के तो टी शर्ट और जीन्स पहन लेते हैं, ये सिलाई भी नहीं जाती है। लड़के शायद से कपड़े तभी सिलाते होंगे जैसे आजकल शादी का सीजन चल रहा, तब जाके आपने एक पाने देने के लिए पीला कुर्ता सिला लिया होगा, और शायद से आपने एक कोट पैंट सिला लिया होगा, सर्दियों का टाइम आ रहा है ना। सच बताओ, ये तो लड़के कभी सिलाते भी है कपड़े, बहुत रेयर चांस है। लड़कों को कपड़े सिलाने का मौका स्कूल तक ही मिला था, जब स्कूल की ड्रेस बनाते थे, उसके बाद शादी ब्याह में मिलता है। पर लड़कियां फिर भी सूट टाइम टू टाइम सिलाई देती है। तो जब तुम दर्जी के पास अपने कपड़े सिलने के लिए देते हो टेलर के पास, तो मतलब परमानेंट दे दिए तुमने टेलर को, नहीं। टेलर को दिए हैं तो खुद एज्यूमिंग है कि भाई सिलने दिए होंगे, टेलर से फिर वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब टेलर को हमने कपड़े परमानेंट नहीं दिए। और जब टेलर को हमने कपड़े परमानेंट नहीं दिए, और कोई चीज जब परमानेंट नहीं दी जाती है तो वो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। तो अगर परमानेंट दे दो, हमेशा के लिए दे दो, तो संप्रदान कारक, और टेम्परेरी दे दो तो संबंध कारक। गॉट इट। बहुत अच्छी बात बताई ना मैंने आपको। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और अच्छी भी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरा अपने एजुकेशनल वाले जो ग्रुप है वहां तक शेयर करने का प्रयास करें। आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, तभी साथ साथ में ग्रो होंगे। और मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वहाँ पे हमारा जो कारक चिन्ह है वो कंप्लीट हो जाएगा, दो चार कारक और बचे हैं, उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इतना सारा का सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।